Rank Mentors, myself Lakshmi Sharma, and today we are going to discuss about on-page SEO with Yash Patel. Points to be discussed are here: what is on-page SEO, on-page SEO basics, keyword frequency, WordPress SEO best practices, WordPress SEO plugins, and many more. Over to you, Yash. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यश पटेल है और आज का टॉपिक है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ एक प्रोसेस है जिससे आप अपने वेब पेज को गूगल के जरिए ऑप्टिमाइज करके गूगल सर्च इंजन पे रैंक करवा सकते हो। अभी हम एसईओ बेसिक्स पे आते हैं। ऑन पेज में बेसिक्स में यूआरएल होता है, मेटा होता है, H1 होता है, H2 होता है, फिर पैराग्राफ होता है, मतलब पैराग्राफ में आप कैसे कीवर्ड पुट कर सकते हो, और फिर अल्ट टेक्स्ट होता है। अल्ट टेक्स्ट क्या काम में आता है? अगर कोई इमेज है आपकी साइट में और आप अल्ट टेक्स्ट नहीं लगाओगे तो गूगल तो कोई रजनीकांत है नहीं, उसको नहीं पता चलेगा कि ये इमेज क्या है। हम अल्ट टेक्स्ट लगाते हैं। अब HTML टैग, अगर आपको H1 और H2 HTML साइट में क्रिएट करने हो और गूगल को बताना हो कि ये H1 है और H2 है। H1 में क्या होता है कि कोई भी जो टेक्स्ट होता है ना वो बड़ा सा होता है, मतलब गूगल क्रॉलर को पता चले कि ये कैसे काम करेगा और मतलब ये कीवर्ड मेरे को लेना है। और उसके जो छोटा वाला टेक्स्ट आता है वो H2 आता है, और इसके बाद भी बहुत सारे आते हैं, मतलब H3 आते, H4 आते, H5 आते, फिर पैराग्राफ आते हैं, फिर डीवी भी आते हैं, HTML भी आते हैं और CSS फाइल्स भी आते हैं। जी यश, मुझे पूछना था कि जो HTML टैग्स जो रहते हैं H1, H2, इन हेडलाइंस में क्या कीवर्ड्स भी स्टफ रहता है? हाँ, क्योंकि कीवर्ड बिना तो मतलब गूगल बोर्ड को कैसे पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड आप अपने साइट को रैंक करवाने चाहते हो। क्योंकि अगर कोई वेबसाइट है उसके अंदर सर्विस पेज है और सर्विस यूआरएल में आपने कीवर्ड डाला तो गूगल को पता चला कि हाँ ये एसईओ करके यूआरएल है, तो एसईओ टर्म पे गूगल सर्च इंजन में वो रैंक करेगा। बट उसके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जैसे H1 है तो H1 के अंदर आप एसईओ लिखो या एसईओ एजेंसी इन अहमदाबाद लिखो, और H2 में आप ऐसा डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन, कि जिसके अंदर 100 वर्ड्स में 2 या 3% कीवर्ड स्टफ हो, कीवर्ड डेंसिटी। जी जी। अब अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा था ये उसका ही आंसर है, मतलब कीवर्ड फ्रीक्वेंसी जी और कीवर्ड डेंसिटी दोनों डिफरेंट वर्ड्स है बट दोनों सेम ही है। और इसमें अपने बताते हैं कि जैसे कोई भी पेज है, अगर उसका कीवर्ड है एसईओ और वो पूरे पेज में एक ही बार एसईओ लिखा है तो गूगल को पता नहीं चलेगा कि कौन से कीवर्ड को रैंक करवाना है। बट उसका फ्रीक्वेंसी आपने किया है कि 100 वर्ड्स में 1-2 बार एसईओ लिख दिया, फिर दूसरे 100 वर्ड्स में 1-2 बार लिख दिया, तो मतलब गूगल को ये पता चलेगा कि एसईओ इज द मेन कीवर्ड। वो इंडेक्स करेगा, तो मतलब गूगल बॉट को पता चलेगा कि एसईओ टर्म पे अपने ये वाले जो पेज है यूआरएल को इंडेक्स करवाना है वेब पेज में। और फिर आप कभी भी गूगल पे एसईओ टाइप करोगे तो आपका ये वाला पेज रैंक करेगा कंपेयर टू एक कीवर्ड वाला, क्योंकि वो रैंक करता है बट कोई यूनिक सा कीवर्ड हो तो, बाकी कंपटीशन वाले कीवर्ड में रैंक नहीं करेगा। जी, जैसे कि पता है पीपीसी एड्स वगैरह जो चलता है गूगल में, तो उसमें भी क्या कीवर्ड फ्रीक्वेंसी मैटर करती है? हाँ, करती है, क्योंकि आप गूगल एडवर्ड्स में कभी भी एड्स बनाओगे और गूगल सर्च एड्स की जब भी अपने बात करते हैं तो उसके अंदर भी एसईओ जैसा ही होता है, मेटा हेडर्स होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है और यूआरएल होता है। तो मतलब यूआरएल में भी आपको जैसे एसईओ करके टर्म है तो यूआरएल में भी आपको डालना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर हेडर है तो हेडर के अंदर आप 2 बार एसईओ टर्म डाल दो और मतलब पूरा हेडर बना दो कि एसईओ एजेंसी इन अहमदाबाद एंड एसईओ ट्रेनिंग, तो 2 बार एसईओ आ गया। और डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन बना सकते हो कंटेंट राइटर से, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटर होते हैं जो आपको बना के देंगे।
सो ऐसे प्रोसेस होता है। सो आपने एक अब बात करते हैं यूआरएल की। हाँ जी मोहम्मद जी, आपका क्वेश्चन था। हाँ जी, आपने जो कीवर्ड डेंसिटी का बताया था हाँ उसमें कितने वर्ड्स तक अपन यूज कर सकते हैं, लाइक 100 वर्ड्स में 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स, उसकी डेंसिटी हाँ कितनी होनी टू चाहिए? हाँ 2 to 5 होनी चाहिए। मतलब 2 करो 3 करो, मतलब 2 और 3 तो करना ही, क्योंकि अगर आप रैंक करवाना चाहते हो अपना आर्टिकल को, तो जाहिर सी बात है इतनी कंपटीशन में आप 100 वर्ड का आर्टिकल नहीं लिखोगे, आप 1000 या 2000 का वर्ड का आर्टिकल आप लिखोगे। तो उसके अंदर आप दो दो बार ले रहे हो, और अगर 2000 वर्ड का आर्टिकल है तो समथिंग मोर देन 10 to 20 टाइम्स भी आपके कीवर्ड्स वो होंगे, तो गूगल को पता चलेगा कि हाँ इतनी इतनी सारी बार फ्रीक्वेंसी लिया है, तो इस यूजर को ये वाले कीवर्ड पे रैंक करवाना है गूगल को। ओके, और ये फ्रीक्वेंसी कितने से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, और हाँ कितने तक कर सकते हैं? मतलब आप 2 से 5% के अंदर कर सकते हो, बट मेरी मानो तो 2 इज इनफ, मतलब 2% एवरी 100 वर्ड। ओके जी। अब बात करते हैं, अगर आपको अपनी साइट गूगल पे रैंक करवानी है तो सबसे पहले जो रैंकिंग फैक्टर आती है ये यूआरएल आती है। मतलब यूआरएल भी कैसी होनी चाहिए कि HTTPS होनी चाहिए, मतलब सिक्योर होनी चाहिए, क्योंकि गूगल ने अभी बताया कि वो सिक्योर साइट को ज्यादा रैंक करेगा एज कम्पेयर टू नॉन सिक्योर। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी साइट HTTP है तो रैंक नहीं करेगी, हाँ करेगी, वो रैंक वो भी करेगी, बट उसके लिए आपको ऑफ पेज में जाना पड़ेगा, और ऑफ पेज में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू HTTPS। अब इसमें अपने बात करते हैं कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्या होता है। सो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल में अगर आप वर्डप्रेस में कभी काम किया है तो उसके अंदर परमा लिंक्स आते हैं, वो आगे के वीडियोस में आपको समझाऊंगा मैं कि वो कैसे फ्रेंडली बना सकते हो, एसईओ फ्रेंडली। सो गूगल को पता चले कि ये लिंक में, जाहिर सी बात है कि अगर कोई कंपनी का नाम है जैसे यस एनापोलिस, तो यस एनापोलिस उसका कंपनी का ब्रांड नेम हो गया, और स्लैश 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ लिखा होगा, तो गूगल को पता नहीं चलेगा कि ये कौन से कीवर्ड पे रैंक करवाना है। सो अपना यूआरएल कभी भी बनाओ तो वो कीवर्ड बेस्ड होना चाहिए कि एसईओ है, एसईओ एजेंसी इन अहमदाबाद है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि आप एसईओ कर दो और फिर स्लैश करके एजेंसी कर दो, तो एसईओ एजेंसी मेन टर्म हो गया। बट यही चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जो भी कीवर्ड रखो, मेन कीवर्ड जो आपका कंपनी का मेन कीवर्ड है वो आप, और जितना भी शॉर्ट होगा ना, शॉर्ट इज मस्ट, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए वरना गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ वो करेगा, वो आपको रैंक करवाएगा, बट उतने लंबे कीवर्ड पे रैंक करवाएंगे, और जितना भी लंबा कीवर्ड होगा ना तो उसमें ट्रैफिक कम आएगी, मतलब ट्रैफिक कम आएगी तो कस्टमर कम आएंगे। मतलब हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज नहीं करना है इसमें, जितना हाँ शॉर्ट होगा इसमें नहीं उतना करना, बेनिफिट देगा। हाँ यूआरएल में नहीं करना है। जी बाकी आप अंदर स्टफिंग कर रहे हो तो अल्टरनेटिव में, मतलब मेन कीवर्ड पे नहीं करना है। जी। कि तो इसमें जैसा बताया है ये जो स्लाइड में, अगर ये लास्ट स्लाइड अगर आप वापस चला सको तो इसमें जो बीच में जो 2018 एंड 8 एंड 6 लिखा है उसको हम हाँ अवॉइड करके जो सेकंड जो लिंक भी है उस तरीके से हमें इस वे में हमें यूआरएल को जनरेट करना चाहिए, राइट? राइट। मतलब ये क्या है कि ये वर्डप्रेस की पोस्ट है, वर्डप्रेस की पोस्ट में क्या होता है कि अगर आप नई साइट बना रहे हो तो वर्डप्रेस ये चीज प्रोवाइड करता है कि मतलब आपने कौन सी डेट को और कौन सी तारीख को ये पोस्ट अपलोड की थी, तो वो ऑटोमेटिक लिंक बना देता है। बट अगर आपकी साइट रैंक करवानी है तो परमर लिंक्स में जाके पोस्ट नेम रखना है आपको। आप ये चीज करोगे, एक ही बार करना है, वो वर्डप्रेस की सेटिंग्स में आपको पता चलेगा, और एक बार करने के बाद आप कभी भी कोई भी पोस्ट बना रहे हो, पेज बना रहे हो, तो उसका जो मेन टाइटल होगा वही टाइटल आपका कीवर्ड में चला जाएगा। ओके ओके। सो अभी अपने बात करते हैं कि आपको रैंक करवाना है अपनी साइट, बट H1 पे हमेशा आपको अपना कीवर्ड रखना है।
ये नहीं भूलना कि अगर आपने यूआरएल पे रख दिया तो आपकी साइट रैंक करवाएगी या रैंक हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, बट अगर कंपटीशन आया तो आप गिर जाओगे कंपटीशन में। क्योंकि इसमें क्या होता है कि H1, पहले भी मैंने बताया कि H1 में जो कीवर्ड था तो वो गूगल को पता चलता है। अब आपने एक काम कर दिया, यूआरएल फ्रेंडली हो गई, अब दूसरा काम H1 भी हो गया और डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। मतलब गूगल को पता चल रहा है कि ये वाले कीवर्ड को हमने रैंक करवाना है। अभी अपने बात करते हैं एग्जैक्ट मैच। मतलब आप गूगल में कभी भी कुछ भी सर्च कर रहे हो, जैसे बाय आईफोन, तो उसके अंदर जितने भी लिस्ट आएंगे, पहले 3 या 4 लिस्ट तो आई थिंक शॉपिंग एड्स के होंगे, वो गूगल पीपीसी में लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। बट उसके नीचे जो एसईओ वाले आते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं। मतलब आप एसईओ करके वहां पे आ गए और फिर आप वहीं पे ही रहोगे एसईओ, और वहां से बहुत सारा बकेट ऑफ ट्रैफिक आता है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो एक कीवर्ड से कितना ट्रैफिक आ सकता है। जैसे आपने एसईओ कीवर्ड के टर्म पे आपने रैंक करवाया, बट वो रैंक तभी होगा जब आपने मेटा हेडर्स और मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने एसईओ टर्म डाला होगा। अब बात करते हैं वर्डप्रेस की। मतलब वर्डप्रेस में एक सेटिंग में एक ऑप्शन आता है कि आप अपनी वेबसाइट को क्रॉल करवाना चाहते हैं, मतलब सर्च इंजन फ्रेंडली बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मैं ये टिक करता हूँ तो खाली गूगल सर्च इंजन क्रॉल करेगा या बिंग सर्च इंजन भी करेगा या याहू भी करेगा। क्योंकि वर्डप्रेस क्या है, वर्ल्ड वाइड है, तो सारे जितने भी गूगल के मतलब गूगल के पेजेस है, याहू के पेजेस है, सारी जगह जितने भी सर्च इंजन है, डक गोगो है, सारी जगह आप रैंक करवा सकते हो। बट ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए। अगर इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि आप वेब मास्टर भी कनेक्ट कर सकते हो, और अभी वेब मास्टर का नाम सर्च कंसोल हो गया है, गूगल सर्च कंसोल। मतलब आप 2 कीवर्ड से भी आप कर सकते हो। सो अभी अपने पोस्ट एडिट करेंगे कि वो पोस्ट कैसे एडिट होता है। एसईओ फ्रेंडली, मैंने पहले ही लक्ष्मण जी ने जो क्वेश्चंस किए थे कि यूआरएल और H1 में आपको क्या करना है। सो आपने वो चीज कर ली, H1 कर लिया, H2 कर लिया, बट जब तक आप ये सेटिंग नहीं करोगे यूआरएल की वर्डप्रेस में, तब तक आपका चांसेस बहुत लो हो जाएगा रैंक करवाने के लिए। सो ये वाला ऑप्शन हमेशा रखने का। सो इससे क्या बेनिफिट क्या होगा कि आप जब भी कोई भी पोस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक वर्डप्रेस आपको एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बना के देगा। Great. अब बात करते हैं प्लगइन्स की। अब वर्डप्रेस एक ऐसा जरिया है जिससे आप वेबसाइट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकिंग मेथड। मतलब बॉक्स लेयर बेस्ड वेबसाइट बना सकते हो। सो उसको आपको ऑप्टिमाइज करवाना हो एसईओ, और आपको मेटा हेडर्स और ये चेक करना हो कि आपकी साइट में रैंकिंग हो रही है कि नहीं हो रही, तो उसके लिए 2 प्लगइन है, योस्ट एसईओ और दूसरा ऑल इन वन एसईओ पैक। ये दोनों सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाले। मतलब आधी पब्लिक को योस्ट एसईओ अच्छा लगता है, आधी पब्लिक को ऑल इन वन पैक अच्छा लगता है। सो एसईओ योस्ट में क्या होता है, क्या आप ये इंस्टॉल करते हो प्लगइन के ऑप्शन में जाके, उसके बाद ये आपको बताएगा कि आपके साइट में क्या क्या प्रॉब्लम है। मतलब आपका H1 ठीक है, H2 ठीक है, कितना कंटेंट है, कंटेंट में कौन से ग्रामर मिस्टेक्स है, ये सारी चीज आपको ये दोनों प्लगइन बताएंगे। अब बात करते हैं वेब मास्टर की। गूगल सर्च कंसोल, ये इसका नया नाम है, पहले इसका नाम गूगल वेब मास्टर था। सो अगर आपको गूगल पे रैंक करवाना है तो सबसे पहली बात कि आपको ये अपनी साइट गूगल को बतानी पड़ेगी कि ये मेरी साइट है।
तो आप कभी भी गूगल सर्च इंजिन पे रैंक करवाना चाहते हो, सो आपको गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट करना पड़ेगा। उसका एक प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस फॉलो किया आपने तभी आपकी साइट रैंक होगी। अब जी इसका यश, प्रोसेस कुछ, हाँ मेरा एक क्वेश्चन था कि सर्च कंसोल को अपन कैसे एलिमेंट्स को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? ओके, मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको आंसर देता हूँ। जी एक बार आपने वेरीफाई करवा लिया HTML टैग, उसके बाद आपका सर्च कंसोल मतलब वेब मास्टर खुल जाएगा, और वेब मास्टर के अंदर फंक्शंस होते हैं। क्या आप अपनी साइट की स्पीड टेस्ट कर सकते हो, साइट मैप्स देख सकते हो, फिर ब्रोकन लिंक्स देख सकते हो, कितने टोटल लिंक्स है, कितने बैक लिंक्स है, जो ऑफ पेज में आप समझाओगे फ्यूचर में, बट ऑन पेज में अगर आपको वेब मास्टर का और भी देखना हो तो क्रॉलिंग स्टेटस है। मतलब क्रॉल क्या होता है, पहली बात, क्योंकि गूगल क्रॉल करता है वेब मास्टर के जरिए आपकी साइट को, तो साइट से कीवर्ड्स और वो सारी चीज साइट मैप के जरिए से वो निकाल के फैच करके गूगल के सर्च इंजन में लोड करता है। जी ये पूरा प्रोसेस है साइट मैप का। और जी, इसके थैंक यू। बाद एक अल्टरनेटिव भी टॉप अप है कि अगर आपको देखना है कि आपकी साइट कितना काम कर रही है, कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कितना बाउंस रेट है, मतलब कितनी स्पीड हो रही है, और मतलब कितने लाइव कस्टमर देखना है, तो आपको गूगल एनालिटिक्स डालना पड़ेगा। दो प्रोसेस हो सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इसको कनेक्ट किया और फिर गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट किया, या नया मैटर कि आप खाली गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करो और ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ओके अब बात करते पोस्ट की। हमने पहले बात की थी मेटा टैग्स, मेटा हेडर्स, जो आपने पीपीसी की क्वेश्चन पूछा था कि ये जरूरी है कि नहीं जरूरी, बट जी आप वर्डप्रेस में एडिट करना होता आप कैसे करोगे? और ये जो प्लगइन है ये योस्ट एसईओ है। मतलब आपने इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया, उसके बाद आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट में गए या पेज में गए, उसके अंदर ये वाला बॉक्स आएगा। ये बॉक्स का आप जब भी एडिट करोगे तो उसके अंदर 3 ऑप्शन आएंगे, मेटा हेडर, प्लग और मेटा डिस्क्रिप्शन। उसके अंदर आपको कीवर्ड्स डालने हैं। और एक टॉपअप ये भी है, अगर आपका प्रोडक्ट पेज है, कुछ आप शो कर रहे हो, अगर आईफोन आप बेच रहे हो, तो आप आईफोन का फीचर इमेज डाल सकते हो, और फीचर इमेज के अंदर ऑल टेक्स्ट डाल सकते हो। मतलब गूगल को और भी पता चलेगा और वो और भी अच्छी तरह से आपकी साइट रैंक करेगा गूगल में। जी अब बात करते हैं इंटरनल लिंकिंग। मतलब बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे जिसमें इंटरनल लिंक्स होते हैं, जैसे ई कॉमर्स है। अगर आपने आईफोन प्रोडक्ट अमेजोन में देखा, तो उसके नीचे आप कभी भी स्क्रॉल करेंगे ना, तो उसके नीचे अगर आपने कोई भी मॉडल देखा आईफोन 10 का, तो उसके वही पेज के नीचे 11 भी होगा, 9 भी होगा, 8 भी होगा, और प्रोडक्ट्स होंगे, और उसका कंपटीशन वाला भी प्रोडक्ट होगा, जैसे गूगल पिक्सल है। ये सब इंटरनल लिंकिंग है। मतलब बाहर कहीं नहीं जा रहे, ऑन पेज, मतलब ये पेज से उस पेज में जा रहे ट्रैफिक, तो बाउंस रेट भी कम होगा। मतलब पब्लिक को ये चीज बता रहे कि अगर आपको एप्पल नहीं लेना है तो आप हमारा ये वाला प्रोडक्ट लो, और फिर वो वाले प्रोडक्ट में भी नीचे अपने रख सकते कि और भी आपका बजट हाई है तो आप लैपटॉप ले सकते हो या कार ले सकते हो। मतलब पब्लिक को मेंटेन रखने का इंटरनल लिंकिंग से, और ये गूगल को पसंद है। और ऐसा चीज आता है एक्सटर्नल लिंक, वो बैकलिंक्स के चैप्टर में जाएगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप कोई आर्टिकल लिखा है आपने, उसमें आपका मतलब कोई टॉपिक आ गया, जैसे एसईओ के ऊपर अपना आर्टिकल लिखा है, उसमें ऑन पेज का आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी मौजूद है, तो आप क्या करोगे, वहीं से आपको ऑन पेज के आर्टिकल के ऊपर आप उसका बैकलिंक कर दोगे। ऑफ पेज का हाँ आर्टिकल मौजूद है तो वहीं से आप ऑफ पेज के ऊपर बैकलिंक कर दोगे। तो मतलब कुल मिला के ये रहेगा कि आपके उसी के अंदर घूमता रहेगा, वो पूरा स्पाइरल बन जाएगा, लूप बन जाएगा। हाँ, लूप बन जाएगा। जी 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 मतलब ऑडियंस को क्या होता है कि वो कभी भी गूगल पे आते हैं तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आते हैं। जी सो मैंने कोई आर्टिकल लिखा व्हाट इज एसईओ, तो उसके अंदर सब टॉपिक हो गए कि ऑन पेज है, ऑफ पेज है, तो वो
कस्टमर को नहीं पता होगा कि व्हाट इज ऑन पेज। तो ऑन पेज के ऊपर अपने लिंक डाल रहे हैं, वो उस पर क्लिक कर रहा है और वो अपने ऑन पेज के आर्टिकल में जा रहा है, मतलब अपना ही कस्टमर दूसरे पेज में जा रहा है। और फिर वहां से अपने तीसरे पेज में भी डाल सकते हैं कि व्हाट इज ऑल टेक्स्ट करके, मतलब वो अंदर अंदर घूमता रहेगा। जी मतलब अब एक बात, मेनू के जैसे। हाँ, एक मेनू के जैसे ये पूरा लूप यस, होता है। ओके, जैसे अमेजोन करता है, अमेजोन क्या करता है, अमेजोन रीमार्केटिंग भी करता है। मतलब आप यस, आपके ऑन पेज के जरिए उन्होंने एक कोड डाला होता है कि आप जैसे आईफोन 11 बाय का बटन दबाया बट फिर कैंसिल कर दिया, तो वो आपके मोबाइल में एक कुकीज डालेगा और फिर पीपीसी के जरिए वो आपको रीटारगेट करेगा। क्योंकि आपको ये लगेगा कि सबको एप्पल की एड दिख रही है, बट ऐसा नहीं होता। रीमार्केटिंग में क्या होता है, खाली आपको ही एड दिखती है क्योंकि आप उसके रिलेवेंट कस्टमर हो। रिलेवेंट कस्टमर का मीनिंग क्या होता है कि कोई हमारे साइट में एक बार आया तो उसको हर बार अपनी एड दिखनी चाहिए, अपना प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं ऑप्टिमाइजिंग इमेज के। आगे अपने ने बात किया कि अल्ट टेक्स्ट बनाएंगे, बट अल्ट टेक्स्ट कैसे बनाएंगे। वर्डप्रेस में लेफ्ट बार में मीडिया का सेक्शन आता है, उसके अंदर आपकी सारी इमेजेस बन जाएगी और जितने भी इमेज हो एक एक करके क्लिक करना पड़ेगा और फिर अल्ट टेक्स्ट डालना पड़ेगा, फिर डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा और कैप्शन डाल के अपडेट करोगे और फिर ये वाले इमेज की जो यूआरएल है उसको आप स्क्रॉल करवा सकते हो वेबमास्टर में। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपने इधर आईफोन का इमेज डाला तो आप क्या रख सकते हो, ऑल्ट टेक्स्ट बाय न्यू आईफोन या बाय आईफोन 11। सो अगर कोई ये क्वेरी गूगल में डाल रहा है तो ये वाले इमेज आपको गूगल इमेज में क्रॉल होते हुए दिखाई देंगे। थैंक यू। ओके। सो आई होप कि जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखा है काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई टॉपिक, आपके कोई मनपसंद टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो अगर हम बनाए तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में लाने के लिए, राइट। बट नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो हमारे लिए रहेगा लिंक बिल्डिंग इन ऑफ पेज। थैंक यू सो मच।